बॉल टेम्परिंग एक ऐसी पॉपुलर कंट्रोवर्शियल टेक्निक जिसमें डेलिबरेटली बॉल की कंडीशन चेंज की जाती है ताकि उससे बॉलर्स को ज्यादा स्विंग और अनप्रेडिक्टेबिलिटी मिल सके। थ्रू आउट द इयर्स हमने क्रिकेट में कई ऐसे स्कैंडल्स देखे जिसमें प्लेयर्स डिफरेंट तरीके से बॉल की कंडीशन चेंज करते हुए पकड़े गए और उन्हें बैन तक फेस करना पड़ा। लेकिन ऐसे ही एलिगेशंस लगते हैं साल 2006 में इंग्लैंड टूर के दौरान पाकिस्तानी टीम पर, जिसने पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला कर रख दिया था, क्योंकि उस दिन जो मजाक क्रिकेट के रूल्स का उड़ाया गया था वो टेस्ट की 129 साल तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था, जब एक बेसलेस एलिगेशंस के ऊपर पहले पाकिस्तानी टीम को बॉल टेम्परिंग के लिए गिल्टी डिक्लेयर किया गया और फिर इन रिटर्न जब पाकिस्तान ने उसके लिए प्रोटेस्ट दिखाया तो उस मैच का विनर इंग्लैंड को डिक्लेयर कर दिया जाता है। Because Pakistan refused to play, the umpires take the bails off. उस दिन न सिर्फ क्रिकेट एक्सपर्ट्स कंफ्यूज हो चुके थे, The match is aborted or abandoned or cancelled or no, wrong, none of that. We hear the match has been awarded to England. Wow. बल्कि बात पाकिस्तान की इज्जत पर भी आ गई थी, इसलिए इंजमाम ने टीम को वापस फील्ड पर लाने से ही मना कर दिया था। लेकिन फिर फील्ड पर मौजूद सिर्फ एक रेशल बायस्ड अंपायर की हठधर्मी की वजह से वो दिन बन गया क्रिकेट के लिए एक डार्केस्ट डे। सबसे पहले अगर क्रिकेट के 16.3.2 लॉ को देखें तो वो ये कहता है कि अगर कोई साइड चलते मैच के दौरान फर्दर खेलने से मना कर देती है तो अंपायर्स को ये इख्तियार है कि उस मैच का रिजल्ट वो दूसरी टीम के हक में डिक्लेयर करते हैं। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट ओवल, जिसके बाद क्रिकेट की तारीख में फॉरफिट होने वाला वो इकलौता मैच बन गया। लेकिन जिस तरह से ये रूल अप्लाई किया गया था दैट वाज क्वेश्चनेबल। इस पूरे सिनेरियो को समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड को देख लेते हैं। ये सब शुरू होता है 2006 के समर से, जब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड का टूर कर रही थी, जिसमें 4 टेस्ट मैच और 5 ओडीआईज खेले जाने थे। अब इंग्लैंड का टूर हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है, जिसने कई आइकॉनिक मोमेंट्स प्रोड्यूस करके दिए हैं। That's a great catch. Waqar Younis, the captain of Pakistan, picks up the final wicket and Pakistan win. और इस बार की सीरीज के लिए तो टीम का मोराल भी काफी हाई था, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही नवंबर में पाकिस्तान ने उस साल की एशेज विनर इंग्लैंड के खिलाफ आइकॉनिक सीरीज जीती थी। That's the end of the innings, the end of the test and the end of the series. जिसके बाद अगेन इंजमाम की कैप्टनसी में पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड उतर रही थी और उम्मीद थी कि एक चैलेंजिंग येट मेमोरेबल सीरीज होगी। बज़ाहिर तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस सीरीज के दौरान जो तूफान खड़ा होने वाला था उससे शायद पीसीबी पहले ही बाखबर था, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के कुछ मैचेस में अंपायरिंग के लिए डैरेल हेयर ने खड़े होना था और ये वही अंपायर था जिसकी पाकिस्तान के साथ पहले से ही कंट्रोवर्सीज चलती आ रही थी। Daryl Hare has given him out. He's standing there and cannot believe it. यानी इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि डैरेल हेयर को पाकिस्तानी टीम के साथ प्रॉब्लम्स थीं और वो 96 का इनफेमस मुरलीधरन वाला इंसिडेंट वो भी डैरेल हेयर के बैच के अंडर आता था, जिसकी वजह से भी हेयर को एक एंटी एशियन अंपायर के तौर पर देखा जाता था। यानी ऐसे बायस्ड अंपायर को सीरीज में खड़े करने की वजह से पीसीबी चेयरमैन शहरियार खान ने उस सीरीज से पहले आईसीसी को एक लेटर लिखा जिसमें ये कहा गया कि डैरेल हेयर को पाकिस्तान के मैचेस में अंपायर ना खड़ा किया जाए। लेकिन आईसीसी इस रिक्वेस्ट पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता और उस सीरीज में डैरेल हेयर को ही खड़ा किया जाता है, जिसकी वजह से उस कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जो क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखी गई थी। पाकिस्तान इंग्लैंड के टूर पर पहुंचा, लेकिन ये सीरीज ही बायस्ड अंपायरिंग से भरी हुई थी। जिस तरह से उस पूरी सीरीज के दौरान क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर बायस्ड फैसले किए गए, उसने पाकिस्तान के लिए सीरीज के रिजल्ट्स के ऊपर शदीद नुकसान पहुंचाया एंड एट द एंड पाकिस्तान 3 में से 2 टेस्ट मैच हार जाता है, जबकि 1 ड्रॉ हो गया था। अब पाकिस्तान को अपनी इज्जत बचाने के लिए चौथा टेस्ट मैच जीतना जरूरी हो गया था, जो कि ओवल में खेला जाना था। इस मैच के ऑन फील्ड अंपायर्स थे वेस्ट इंडीज के बिली डॉक्ट्रोफ और कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर डैरेल हेयर, जबकि मैच रेफरी माइक प्रोक्टर थे। वेल मैच शुरू होता है और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग ली। पाकिस्तानी बॉलर्स इंग्लिश बल्लेबाजों को ज्यादा देर टिकने नहीं देते और इंग्लैंड की टीम 174 पर ऑल आउट हो जाती है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग भी शानदार रही और 508 का एक बड़ा टोटल सेट करने के बाद पाकिस्तान उस मैच में डोमिनेट पोजीशन पर आ चुका था और इंग्लैंड के ऊपर अब 331 रन की लीड हासिल हो चुकी थी, जिसके बाद इंग्लैंड अब दूसरी बारी लेने आता है और यहीं से ड्रामा भी शुरू
शुरू होता है। मैच नॉर्मल चल रहा होता है कि इनिंग्स के 56th ओवर में अंपायर डेरिल हेयर बॉल की इंस्पेक्शन करने लग जाते हैं। अब ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि ड्यूरिंग टेस्ट मैच अंपायर्स बॉल की कंडीशन चेक करने के लिए उसकी इंस्पेक्शन करते रहते हैं, जो कि हम फ्रीक्वेंटली क्रिकेट में देखते भी हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम वहां आई जब इंस्पेक्शन के बाद डेरिल हेयर ने पाकिस्तानी टीम पर बॉल टेम्परिंग के इल्जाम लगा दिए, जो कि सिर्फ एलिगेशंस थे, और उसकी मद में अंपायर्स बॉल चेंज करने का फैसला करते हैं। अब अंपायर्स आईसीसी रूल्स के मुताबिक बॉल को कभी भी चेंज कर सकते हैं कि अगर उन्हें लगे कि बॉल के साथ छेड़खानी की गई है। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि बॉल को चेंज करने के बाद डेरिल हेयर ने इंग्लैंड को 5 रन पेनल्टी के तौर पर दे दी है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह था कि डेरिल हेयर ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तानी टीम को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन जो मजे की बात वो ये थी कि इसका कोई एविडेंस ही नहीं था कि टेम्परिंग सैंड पेपर के साथ हुई थी, जेली के साथ या फिर डर्ट से। जिस बगैर किसी सबूत के पाकिस्तानी टीम को इस घटिया एक्ट का मुजरिम ठहरा दिया गया था, और अंपायर्स भी इस कदर बायस थे कि इसके बाद जब न्यू बॉल चूज हो रही थी तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग बॉलिंग साइड, अंपायर्स बैटिंग साइड से पूछ रहे थे। अब इस अनफेयर फैसले के ऊपर इंजमाम उल हक ने अंपायर से बात करना चाहिए, लेकिन हेयर ने उन्हें ये बोल दिया कि अब जो भी बात करनी है तो वो मैच रेफरी माइक प्रोक्टर से जाकर करना। वेल, इस इंसिडेंट के कुछ ओवर्स के बाद ही टी ब्रेक हो जाती है और इंजमाम टीम को लेकर ड्रेसिंग रूम पहुंचते हैं, और जब वो मैच रेफरी से बात करने के लिए गए तो उन्हें पता चला कि उनका मौकिफ लिए बगैर ही उन्हें गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी पाकिस्तानी टीम के ऊपर बॉल टेम्परिंग के चार्जेस लग चुके थे। मैंने कहा कि जी मैंने माइक प्रॉक्टर से मिलना है, उसने कहा कि वो मेरे पास शीट आई जिसमें उन्होंने मुझे गिल्टी करार दे दिया था। मैंने कहा अभी तो मेरा तो मौकिफ आपने सुना ही नहीं। अब ये इतना बड़ा फैसला था जो कि बगैर किसी प्रूफ पाकिस्तान के अगेंस्ट सुना दिया गया था, जिसके बाद फिर पाकिस्तानी टीम जो फैसला लेने वाली थी वो शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। टी ब्रेक के बाद इंजमाम अपनी टीम को इन प्रोटेस्ट वापस ग्राउंड में लेकर जाने से मना कर देते हैं, ताकि जो अनफेयर डिसीजन उनके खिलाफ लिया गया है उसके खिलाफ वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकें। जिसके बाद तो फिर क्रिकेट की तारीख ने वो टाइम भी देखा जब ओपोनेंट टीम के बैट्समैन क्रीज पर पहुंच चुके थे, अंपायर्स फील्ड पर पहुंच चुके थे, लेकिन बॉलिंग साइड का कोई अता पता नहीं था। पाकिस्तानी टीम टी ब्रेक के बाद भी 20 मिनट्स तक पवेलियन में बैठी रही। इस मोमेंट पर आकर सभी हैरान हो चुके थे कि आखिर ओवल में हो क्या रहा है। लेकिन फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद अंपायर्स पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम तक गए, कैप्टन से बात की और वापस आकर बेल्स गिरा दी। आईसीसी के 16.3.2 रूल पर ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाई हो चुका था और इंग्लैंड को उस मैच का ऑफिशियल विनर डिक्लेयर कर दिया गया, और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान ने मैच फोरफिट कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि ये कहानी यही नहीं रुकती। अब ये मामला सिर्फ प्लेयर्स के बीच नहीं रहा था, दोनों टीमों के बोर्ड्स के चेयरमैन अब डायरेक्टली ऑफिशियल्स के साथ इन्वॉल्व हो चुके थे, और तकरीबन 1 घंटा प्रोटेस्ट के बाद चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान और मैच रेफरी माइक प्रोक्टर की डिस्कशन के बाद फाइनली पाकिस्तानी टीम ग्राउंड पर उतरने के लिए तैयार हो जाती है। अब की बार पाकिस्तानी टीम तो ग्राउंड पर आ गई, लेकिन अब अंपायर्स फील्ड पर आने के लिए तैयार नहीं थे। डेरिल हेयर अकड़ गया एंड अकॉर्डिंग टू हिम वो अपना फैसला सुना चुका था। उस दिन इंग्लैंड को एक कंट्रोवर्शियल तरीके से विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। अच्छा, आईसीसी यहाँ ये कर सकता था, ये आईसीसी के हाथ में था। जो थर्ड अंपायर होता है, आईसीसी डेरिल हेयर से कह सकता था कि भाई तुम बाहर बैठो, अगर तुम नहीं करना चाह रहे ठीक है ना करो, लेकिन वो जो थर्ड अंपायर है वो कर सकता है इस चीज़ में, वो जाके अंपायरिंग कर सकता था, वो टेस्ट मैच शुरू करवा सकता था। तो टेस्ट मैच को ये नहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए था, उसको कंटिन्यू होना चाहिए था। और ये फैसला इस कदर अनजस्टिफाइड था कि एक अनप्रूवन सर्कमस्टांसेस के ऊपर, जो कि साबित भी नहीं हुए थे, उस पर एक टीम को गिल्टी डिक्लेयर करके ना ड्रॉ ना टाई बल्कि पूरा मैच ही दूसरी टीम को अवॉर्ड कर दिया गया था। और इसी अनफेयर फैसले की वजह से यहाँ बैठे पाकिस्तानी भी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, और यही फ्रस्ट्रेशन फिर हेट में कन्वर्ट हो गई। प्रोटेस्ट हुए और कईयों ने इंजमाम के इस फैसले को सराहा, क्योंकि उस दिन बाद पाकिस्तान की रिस्पेक्ट पर आ गई थी। पीएम ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ और पीसीबी चेयरमैन, उन दोनों ने भी इंजमाम के इस फैसले का साथ दिया, जिसके बाद पीसीबी के जोर के ऊपर इस कंट्रोवर्शियल मैच के लिए हेयरिंग बिठाई गई, जहां पर पाकिस्तान के ऊपर से सभी बॉल टेम्परिंग के चार्जेस हटा दिए गए, और यही फैसला सुनाया गया कि पाकिस्तान उस दिन किसी भी तरह के घिनौने एक्ट में मुलविस नहीं था। लेकिन इसके रिजल्ट में कुछ बैन्स भी लगे। सबसे पहले तो इंजमाम उल हक को 4 मैचेस के लिए बैन किया गया कि उन्होंने टीम ग्राउंड में ना लाकर क्रिकेट आगे कंटिन्यू नहीं की।
जिसके बाद फिर इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंट्रल कैरेक्टर और मेन मुजरिम डेरिल हेयर, उनको भी आईसीसी ने 2 साल के लिए इंटरनेशनल ड्यूटी से हटा दिया। लेकिन 2 साल के बाद ही हेयर की क्रिकेट में वापसी हुई, जहां 2 टेस्ट मैच में अंपायरिंग के बाद हेयर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और इस तरह से उस शख्स का चैप्टर क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिकेट के स्याह दिनों में से एक दिन उसे और देखना पड़ा एंड जिसके फिर तकरीबन 2 साल के बाद इस मैच के रिजल्ट को भी चेंज कर दिया गया था। ये मैच ड्रॉ डिक्लेयर हो गया, लेकिन फिर कुछ ही अरसा ड्रॉ रहने के बाद एमसीसी रूल्स के मुताबिक अगेन उसका विनर इंग्लैंड को ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसका आज तक विनर इंग्लैंड ही काउंट होता है। और इस तरह से उस कंट्रोवर्शियल मैच के साथ साथ उसके रिजल्ट्स भी कंट्रोवर्शियल ही रहते हैं। वेल, अगर उस दिन इंजमाम इस तरह से स्टैंड न लेते और अगर अपनी टीम के ऊपर हेयर के उन बेसलेस एलिगेशंस पर कुछ ना करते, तो शायद आज पाकिस्तानी टीम को भी चीटर कहकर ही बुलाया जाता। वेल, इस सारे सिनेरियो के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।